अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसफ। इस उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम का, अपने दिन का आगाज़ करते हैं कि जनाब आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। नया दिन है और नए हफ्ते का आगाज़ करते हैं किसी अच्छी चीज़ के साथ ही। तो आज हमने अपने सफ़र का भी आगाज़ करना है और अपनी ज़िंदगी के सफ़र का भी आगाज़ करना है। और कहा जाता है कि जनाब अपनी ज़िंदगी के सफ़र को रिच बनाएं या ज़्यादा चीज़ों का तजुर्बा करें। हर इंसान के पास ना हमेशा दो रास्ते होते हैं, राइट या फिर लेफ़्ट। ज़िंदगी गुजारने के लिए हम उन्हीं दो ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन का इंतखाब करते हैं और ये हमारी चॉइस ही है जो हमें कामयाब या फिर नाकाम बनाती है। और कोई ज़िंदगी में कितना बड़ा इंसान बनेगा, उसकी शख्सियत का कद कितना होगा, उसका फ़ैसला उन्हीं चॉइसेस की बेस पर होता है। मैं हूँ या आप हैं या कोई और शख्स है, चाहे वो किसी और इदारे में काम कर रहा है, स्कूल या कॉलेजेस में जा रहा है या फिर स्टूडेंट है, उसने सोसाइटी में जो भी कुछ करना है ना, इन्हीं दो ऑप्शंस में से किसी एक चीज़ को ऑप्ट करके करना है। तो वो लोग जो दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करते हैं कामयाब हो जाते हैं और जो नहीं करते हैं कभी कामयाब नहीं होते हैं। और इस उसूल का ताल्लुक़ ना उन रवैयों से भी है जो हम मुआशरे में इख्तियार करते हैं, जिनसे भी हमारी पर्सनालिटी का मयार बन रहा होता है, जो आज तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो फ़र्क चंद सालों बाद हमारे सामने ज़रूर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे माशरे में लोगों के साथ घुल मिल कर भी रास्ता या हम लोग रह सकते हैं और से दूर भी रह सकते हैं इसी चीज़ को करते हुए। हर चीज़ को एक मौका समझकर एक्सेप्टेंस की निगाह से भी देख सकते हैं या फिर उस पर आंखें बंद करके भी हम रह सकते हैं। कुछ लोग माशरे में बड़े एक्टिव होते हैं, मुतहरक रहते हैं और कुछ लोग बड़े पैसिव पर्सनालिटी के होते हैं, हर चीज़ से दूर भागते हैं। कुछ अपने काम में अपनी ज़िम्मेदारियों से बढ़कर काम करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि वो काम जिससे मेरा काम बनता है ना, वही करना काफ़ी होगा। बुनियादी बात यह है कि हम फ़ैसलों में मुकम्मल आज़ाद होते हैं। कोई हम पर ये फ़ैसला थोपता नहीं है, बल्कि ये फ़ैसले हम खुद करते हैं। नतीजतन वो जो एक्सेप्टेंस और ओपननेस का इजहार करते हैं ना, ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ते जाते हैं। जबकि वो लोग जो आंखें बंद करते हैं, उनका नसीब भी उनकी नज़रों से ओझल हो जाता है। इस बात को समझने के लिए ना दो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स का जनाब जायज़ा ले लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं बड़े अपनी करियर में या अपनी लाइफ में अपनी तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ ना बहुत सी और एक्टिविटीज़ में भी बिज़ी रहते हैं, खेल कूद भी करते हैं, दोस्तियाँ भी करते हैं, अक्सर बाहर घूमने फिरने भी जाते हैं और जब जब उन्हें मौका मिलता है वो जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते हैं। उसके बरक्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्लास में रहते हैं, जो सिर्फ पढ़ाई तक महदूद रहते हैं, बस एक ही टारगेट रखते हैं अपनी लाइफ में कि हमने मैक्सिमम स्कोर करना है, मार्क्स लेकर क्लास में पहली पोजीशन हासिल करनी है। इसके अलावा क्लास में या क्लास से बाहर क्या हो रहा है उन्हें इस चीज़ की कोई ख़बर नहीं होती है। मतलब ये कि वो अपनी ज़ात को सिर्फ एक चीज़ तक महदूद रखते हैं। तो ये दो किस्म के तालिब इल्म, दो मुख्तलिफ ग्रोहों की कहानी है। यकीनन वो बच्चे जो ज़्यादा सोशल थे या सोशली ज़्यादा एक्टिव थे, हर किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते थे, वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होंगे। उनके मुकाबले में जो सिर्फ पढ़ाई तक महदूद रहते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? बगौर देखने से पता चलता है कि ज़िंदगी में ना, ज़िंदगी का एक्सपोजर बहुत काम आता है। हमारे एक्सपोजर चाहे हमारा मुआशरती हो, जज्बाती हो, उसका लाइफ में एक बड़ा प्रॉपर इम्पैक्ट पड़ता है। ये रिच जर्नी की मानंद होता है जो हमें सोशली ज़्यादा विजडमफुल बनाती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है, हम अपनी ज़िंदगी, अपनी शख्सियत, इस दुनिया और दूसरे इंसानों की हकीकत को ज़्यादा करीब से देख पाते हैं। मूवीज़ देखना, नॉवेल्स पढ़ना, मीडिया से इन टच रहना, बाहर घूमना फिरना और लोगों में उठना बैठना, कम्युनिकेट करना या खेल कूद में मशगूल रहना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी शख्सियत को ज़माने के मुताबिक बना रही होती है और हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को ना दुनिया के लिए रेलेवेंट बनाती है। तो लिहाजा आप जहाँ कहीं भी हैं, उन चीज़ों की
अहमियत को नज़रअंदाज मत करें और अपने ऊपर गौर करते रहें कि आपके डिसीजंस आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्या वो दुरुस्त भी हैं कि नहीं है। ये तो मैं एक मिसाल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इस इल्म को अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में हर चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं हो सकता, ये ज़िंदगी में हर पहलू के लिए, हर स्टेज के लिए काम आएगा आपका कि आपने किस तरह के डिसीजंस लेने हैं, उसके ऊपर किस तरह एक्सपोजर आपको मिलेगा, आपको उसका नतीजा जो है ना वो सही मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका बगौर जायज़ा आप लोगों ने ख़ुद करना होता है। तो ये आज का हमारा पैगाम था कि किस तरह आपने 2 ऑप्शंस हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन उसमें से हमने अपने लिए किस तरह चूज़ करना है रास्ता। लेकिन अब जनाब आगे बढ़ते हैं और अब आपको अपनी मेहमान से हमने मिलवाना है और पाकिस्तान की तेज़ तरीन ख़ातून एथलीट होने का एजाज़ जो है ना वो हमारी मेहमान के पास है। अभी नाम नहीं मैं बताऊंगी आपको, जो मुतअद्दिद कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबलों में भी हिस्सा ले चुकी हैं, पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेना और 2023 में पहली मरतबा पाकिस्तान की तेज़ तरीन रनर होने के एजाज़ की कहानी भी उनसे पूछेंगे और हाल ही में एक मरतबा फिर होने वाले मुकाबले में हिस्सा लेकर ये एजाज़ बरकरार रखा है और उनसे ये भी जानेंगे कि उन्होंने इस रिवायत को कैसे तोड़ा कि जो ख़वातीन हैं वो मुश्किल काम नहीं कर सकती हैं। तो जनाब आज जो पाकिस्तान की जो तेज़ तरीन एथलीट हैं वो जागो लाहौर की मेहमान बनी हैं। फ़ाइका रियाज़ हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तो फ़ाइका को वेलकम कहते हैं। वेलकम फ़ाइका, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फ़ाइका, थोड़ी सी अपनी जर्नी बताएं कि यू आर द फास्टेस्ट वुमेन इन पाकिस्तान और कैसे जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, कैसे एथलेटिक स्पोर्ट्स में आई आप, किस तरह ये स्टार्ट हुआ आपका? मैंने बेसिकली स्पोर्ट्स 9th क्लास में स्टार्ट की थी। अच्छा। आप इस बात पे हंसोगे कि मैंने किस वजह से स्टार्ट की थी। मैंने सिर्फ सेकंड लेक्चर छोड़ने की वजह से स्पोर्ट्स स्टार्ट की थी। अच्छा। क्वीन मैरी स्कूल से मैं पढ़ी हुई हूँ। सेकंड लेक्चर होता था, एक मैम थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। सिर्फ मैंने उनका लेक्चर छोड़ने की वजह से हॉकी खेलनी शुरू की थी। ओह वाओ। सिर्फ एक लेक्चर छोड़ने की वजह से, मुझे नहीं पता था कि वो लेक्चर छोड़ने की वजह से आज मैं इस मुकाम पे बैठी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कुछ भी होता है ना लाइफ में उसका ज़रूर एक कह ले कि इम्पैक्ट होता है। तो वो जब आपने वो किया और उसके बाद और आपने हॉकी खेली तब या उसके अलावा और भी स्पोर्ट्स थे जिसमें आप पार्टिसिपेट करती थी? मैंने वहाँ स्कूल में तो डिफरेंट स्पोर्ट्स होती थी, छोटी मोटी, मतलब लाइक इतने प्रोफेशनल नहीं खेलते थे। तो वहाँ तो हर मतलब स्पोर्ट्स में मतलब पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन बेसिकली मैंने हॉकी स्टार्ट की थी सेकंड लेक्चर में। अच्छा। तो उसके बाद 10th में मतलब उसके बाद आगे 10th में मैंने थोड़ा सा प्रोफेशनल खेला था, नेशनल जूनियर खेली थी। ओके। उसके बाद आगे मैंने लाहौर कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो स्पोर्ट्स बेस पे मुझे आराम से एडमिशन मिल गया था। वाह जी वाह। तो फिर वहाँ पे लाहौर कॉलेज में मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट की थी। एथलेटिक्स स्टार्ट की, तो मतलब वो जब आपने ये सोचा था 9th क्लास में, आपने जब ये स्किप करना शुरू किया अपना पीरियड और आपने हॉकी खेलना शुरू की, तो उससे पहले वैसे स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट था या बिल्कुल भी नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। कभी भी स्पोर्ट्स नहीं खेली थी बचपन में आपने? बचपन में तो वैसे गली में जैसे गली में जो बच्चे के खेलते हैं हाँ। उस तरह ही बस, लेकिन पर्सनली मतलब इस तरह कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी भी स्पोर्ट्स में, सिर्फ इसी वजह से था कि मैं अपना लेक्चर स्किप कर दूं और मैं जाके ग्राउंड में खेलूं। स्पोर्ट्स के बच्चों को एज था ना कि वो लेक्चर छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं और वो जाके आराम से प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं स्टडी से भागती थी, बस वो टीचर से भागती थी। टीचर स्ट्रिक्ट थी। अच्छा चलिए, दैट्स गुड कि वो आपने छोड़ा, अगर वो ना छोड़े होता तो फिर आप यहाँ पे ना बैठी होती। तो कोई ना कोई ज़रूर अल्लाह ताला ने एक आपके लिए सोचा हुआ होता है कुछ। तो फिर अभी तक कितने कॉम्पिटिशन्स जो है ना वो आप खेल चुकी हैं और किस किस में क्या क्या जो है ना वो आप पाकिस्तान के लिए मैं हॉकी नेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ। पाकिस्तान का कैंप भी ज्वाइन कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान में हॉकी का इतना स्कोप नहीं है। मतलब हालांकि हमारा नेशनल इवेंट है, गेम है ये हमारा, लेकिन उसका इतना स्कोप ही नहीं है। ऐसा ही है। फिर मुझे एक गेम चूज करनी थी, तो फिर मैंने एथलेटिक्स को चूज किया, फिर हॉकी को मैंने साइड इवेंट कर दिया अपना। अच्छा, और ये कब आपने छोड़ दी हॉकी बिल्कुल खेलना? 2017 में। 17 में आपने बिल्कुल इसको छोड़ दी? छोड़ दी। और उसके बाद एथलेटिक्स में प्रॉपर एथलेटिक्स नहीं, तब भी मैं हॉकी खेलती रही थी। जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलनी थी, क्योंकि एडमिशन है यूनिवर्सिटी में, तो वो खेलना पड़ता था। ओके। तो मैं मतलब दोनों ट्रेनिंग साथ करती
थी, पर जब मेरा डिपार्टमेंट लग गया, लेस्को ने मुझे अपॉइंट कर लिया, उसके बाद फिर मेरी सही प्रोफेशनल गेम शुरू हो गई। फिर आपने एथलेटिक्स क्योंकि मेरी एथलेटिक्स बेस पे लेस्को ने मुझे अपॉइंट किया था, तो इस वजह से फिर मुझे एथलेटिक्स को अपना मतलब मेन इवेंट फिर मेन जो है ना वो आपने उसको बना लिया। तो क्या मुश्किल लगा था हॉकी खेलना कि एथलेटिक में जब आपने शिफ्ट किया वो मुश्किल लगा या हॉकी मुश्किल लगी? हॉकी मेरा शौक था, लेकिन एथलेटिक्स मेरा पैशन था, तो फिर मुझे अपना शौक को छोड़ना पड़ा प्रोफेशन के लिए। अच्छा, लेकिन मुश्किल दोनों स्पोर्ट्स में से मुश्किल कौन सी है? एथलेटिक्स को मदर ऑफ द गेम्स कहा जाता है। अच्छा, जितनी फिटनेस इसमें चाहिए आई डोंट थिंक सो के हॉकी में चाहिए। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ें उसमें चाहिए जो देखने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा पता चले कि फिटनेस चाहिए या क्या क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है एथलेटिक्स में जो बाकी स्पोर्ट्स में फिर भी थोड़ी सी अकेले की कंपनसेट हो जाती है लेकिन इसमें नहीं हो रही होती है? एथलेटिक्स में फिटनेस तो वैसे हर गेम में चाहिए होती है, लेकिन एथलेटिक्स में यह कि इंडिविजुअल गेम है, हॉकी है टीम इवेंट। हाँ। अगर एक से गलती होगी दूसरा कवर कर सकता है, बट एथलेटिक्स में अगर कोई गलती हुई तो उसी की जिम्मेदारी है। स्टार्ट नहीं निकले, बीच में कुछ हो गया, कोई इंजरी होगी, इवन स्पोर्ट्स रेस के दौरान इंजरीज भी हो जाती हैं, मसल स्ट्रेन में है तो उस वजह से कोई भी मतलब हुआ अपने ऊपर ही आएगा, तो इसलिए एथलेटिक्स ज़्यादा इसलिए मुश्किल है। और आपने ओलंपिक्स गेम्स पेरिस 2024 में भी पार्टिसिपेट किया है? अच्छा, अभी जुलाई में जाना है आपने पार्टिसिपेट करना है। ओके, ये फर्स्ट टाइम होगा कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होगे या इससे पहले भी? इससे पहले मैंने श्रीलंका जूनियर सैफ खेली हुई है। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो है ना मैंने ईरान जाना है जी, जून में, और उसके बाद जुलाई में मेरा पेरिस का टूर है ओलंपिक्स का। ओके, दैट्स गुड। तो क्या आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान में आप जैसा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, आप जैसे टैलेंट बहुत ज़्यादा है फ़ाइका, बट आप जैसे टैलेंट को आपको तो एक चले प्लेटफॉर्म मिल गया ना लेस्को की तरफ से, लेकिन क्या बाकी जो हमारा टैलेंट है उसको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है? बहुत कम मिलती है, मतलब हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वुमेन में डिपार्टमेंट्स बहुत कम है, जैसे वापडा है, आर्मी है, HEC है, बस इसके अलावा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। बाकी अगर खेलना है तो प्रोविंस से अपने सूबे से खेलना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके अलावा तो कोई भी नहीं है, अगर नहीं तो उसके बाद आगे अगर प्लेयर अच्छा होगा तो ही डिपार्टमेंट लेगा, वरना नहीं लेगा, अगर उसने कोई अच्छा परफॉर्म किया होगा तो इसका मतलब है कि अगर आपने डिपार्टमेंट की तरफ से खेलना है तो आपके ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। मैं जूनियर नेशनल चैंपियन थी जब डिपार्टमेंट ने मुझे लिया था। अच्छा, अगर मैं ना होती तो फिर शायद लेस्को मुझे नहीं अपॉइंट करती। हाँ, और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब एसोसिएट हो जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, कि आपने बात है वो हमें उस लेवल्स को मीट अप करना है कि हमें ये जो है ना पॉइंट जो हमने किया हुआ है हम यहाँ पर रह सकें। बिल्कुल, लेकिन जब अब जैसे नेशनल का कैंप है तो अब पाकिस्तानी सब कुछ है, मतलब पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना। बिल्कुल ऐसे ही है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट आप कर रही हैं वहाँ पे जाके, वहाँ पे सिर्फ एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं। तो किस तरह की डाइट लेनी पड़ती है फ़ाइका आपको? क्या स्केड्यूल होता है आपका पूरा दिन का? फिटनेस का ख्याल कैसे रखती हैं? एक्सरसाइज करती हैं, क्या करती हैं, ये भी थोड़ा बताएं हमें। सुबह नाश्ता तो सबसे ज़्यादा कंपल्सरी होता है, मतलब लाइक वो तो बहुत ज़रूरी होता है। अंडे, दलिया, कुछ भी लाइक इस तरह का हेल्दी प्रोटीन वगैरह लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोपहर में सलाद या कुछ भी इस तरह का चल जाएगा, लेकिन इस तरह खाएंगे अपनी जो ट्रेनिंग है अगर 2 घंटे है तो उससे पहले लें, क्योंकि ट्रेनिंग में फिर हम ट्रेनिंग नहीं कर सकेंगे अगर कोई हैवी डाइट लेंगे तो। अच्छा, दोपहर में ठीक है। तो उसके बाद ट्रेनिंग मेरी 3 से 4 घंटे चलती है। अच्छा, डेली संडे ऑफ होता है हमारा, संडे ऑफ होता है। इस तरह अगर हमारा जैसे ट्रैक इवेंट है इसमें हमारी एक्सप्लोसिव भी चाहिए होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, तो इसी हिसाब से मतलब एक दिन हमारा ट्रैक वर्क होगा, एक दिन हमारा जिम वर्क होगा, फिर बीच में कोई अगर फटीग आ रही है बॉडी में तो फिटनेस डे भी रख देंगे। अच्छा, इस हिसाब से रिकवरी भी होती है। तो मेन चीज़ यही है कि अपनी ट्रेनिंग पे फोकस सबसे पहले। अच्छा। अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो ये कोई भी चीज़ हम ना अपनी डाइट पूरी कर सकेंगे, ना रिकवरी कर सकेंगे, ना सो सकेंगे प्रॉपर। तो किस तरह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आप ले रही होती हैं, जिम भी जा रही होती हैं, फिटनेस का भी, तो उसमें क्या मतलब जिस तरह लड़के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेते हैं वैसे ही आप भी ले रही होती हैं? करती तो वैसे ही हूँ लेकिन अपनी फ़िज़ीक के हिसाब से, यानी अब वो तो ज़्यादा वेट उठाएंगे लेकिन मैं अपनी फ़िज़ीक के हिसाब से उठाऊँगी जो मेरी बॉडी पे सूट करे। लेकिन कितना मुश्किल है अगर देखा जाए तो लड़कियों के लिए कहा जाता है ना वो सिन्फ़ नाजुक हैं, वो मुश्किल काम नहीं कर सकती हैं, वो इस तरह का काम नहीं कर सकती जो हमारे मर्द हजरात या लड़के कर सकते हैं। तो आपको भी ऐसा लगता है या नहीं अब ये जो मिथ है, ये जो टैबू है अब ये टूट चुका है हमारी सोसाइटी में से, ख़त्म हो गया है?
अभी भी कुछ लोग जो नैरो माइंडेड होते हैं वो ऐसे होते हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं लड़कों में ही ट्रेनिंग करती हूँ, अक्सर मैं अकेली होती हूँ और बाकी सब लड़के होते हैं। अच्छा, और वो तो सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, पहले तो इतना नहीं था, लेकिन अब मैं चैम्पियन बन गई, अब थोड़ी बहुत तो रिस्पेक्ट है ये। लेकिन नहीं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हो, उन्हें पता है कि हमारी चैम्पियन है। लेकिन मतलब घर वालों की तरफ से भी सपोर्ट है कि अच्छा तुम फाइका अच्छा कर रही हो तो यू कैन गो और जाके तुम compete करो लड़कों के साथ भी, या किस तरह? फैमिली की तरफ से सपोर्ट है तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ ना। अगर फैमिली सपोर्ट ना करती तो बेशक मैं गेम भी छोड़ देती। अच्छा, ऐसा ही है, बेशक फैमिली सपोर्ट करेगी तो ही, अगर उनकी तरफ से परमिशन है तो ही मैं खेल रही हूँ। लेकिन उन्होंने यही बात कही थी कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी स्टडी होनी चाहिए। अच्छा, स्टडी भी साथ साथ आप कर रही हैं? मैंने मास्टर्स किया हुआ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। अच्छा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में स्टडी बिल्कुल डिफरेंट है और आपका प्रोफेशन बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे अकाउंट्स मैथ्स ये पसंद था, इसी वजह से मैंने कहा ना कि मैं ये नहीं कि पढ़ाई की वजह से मैंने गेम शुरू की। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो भी मेरी कंटिन्यू थी। बस वो एक टीचर से चिढ़ होती है ना, उस वजह। दैट्स गुड। तो वो अभी टीचर आपको देखती होंगी तो कहती होंगी कि ये किस वजह से उनको याद हो, मैं भी उनको अच्छा? हाँ, याद हो, बहुत पुरानी बात है। ये भी अच्छा है। अक्सर क्लास के बाहर खड़ा कर देती थी जब मैं लेक्चर में आती थी। कुछ क्लास में ऐसा करती होंगी तो वो आपको बाहर खड़ा बैक बेंचर थी, बातें अच्छा, करना, बस बातें करना, बैक बेंचर्स। इसलिए फिर वो कुछ टीचर्स होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो हल्की सी भी विस्परिंग भी नहीं करने देते आपको क्लास में बैठे हुए। तो वो उनमें से वन ऑफ देम वो भी होंगी। तो वो हमें भी मिलता है, हमारे स्कूल में भी ऐसे थे, लेकिन हमने कभी स्किप नहीं किया। हाँ, मैं भी खेलने जाती थी। आई वॉज इन माई बास्केटबॉल टीम में जब स्कूल में थी, लेकिन उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी, फिर मैं स्टडी में जो मसरूफ़ हो गई। लेकिन लड़कियों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्पोर्ट्स को ऑप्ट करना, आपको क्या लगता है? फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या वैसे भी अगर देखा जाए, अगर आपने खुद का ख्याल रखना है, फिटनेस का ख्याल रखना है, या आगे एज अ प्रोफेशन इसको जो है ऑप्ट करना है, कितना इम्पॉर्टेंट है? अगर प्रोफेशनल नहीं करना हाँ। आप लोगों ने गेम, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत अपना जो है ना एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। True. अगर आप नहीं टाइम मिल रहा है, लेकिन एटलीस्ट मॉर्निंग में थोड़ी सी वॉक कर लेनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा हम लोग बीमारियों से भी बच सकते हैं। मेरी बहन डॉक्टर है बड़ी, ठीक है, और मेरी मामा को अक्सर बीपी हाई वगैरह रहता है, तो वो यही कहती है कि कम से कम सुबह वॉक लाजमी किया करें। बेशक वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर होने के नाते ही कह रही है। फिर अक्सर कोई इशू होता है मामा का, कोई स्टिफ हो जाती है बॉडी वगैरह, फिर वो मुझसे पूछती हैं। मतलब हमारे घर में हर चीज़ की सोल्यूशन मौजूद है। अंडर वन रूफ आपको डॉक्टर भी मिलेगा, आपको फिटनेस के हवाले से भी सारी रेमेडीज मिल जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ कि अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें तो इससे माइंड भी फ्रेश रहता है और बॉडी भी एक्टिव रहती है। बॉडी भी एक्टिव रहती है। तो मुझे ये बताएं कि आपका जब जैसे नेक्स्ट मंथ भी आपका कंपटीशन है, उससे नेक्स्ट मंथ भी आपने पेरिस जाना है, कंपटीशन है, बैक टू बैक कॉम्पिटिशन्स हैं, तो उसके लिए क्या आप अपनी ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें ज़्यादा फास्ट कर लेती हैं, ज़्यादा उनको टाइम देती हैं, या जिस तरह 2-3 घंटे यूजुअली आप दे रही हैं उतना ही देती हैं टाइम? अभी जो है ना, मतलब कंपटीशन पास नहीं है, मतलब अब नेक्स्ट मंथ में है। हाँ। तो अभी तक मेरे ऊपर ना लोड डलेगा, मतलब ट्रेनिंग का लोड होगा, वेट बढ़ाया जाएगा, आस्ता आस्ता उस लोड को कम किया जाएगा। अच्छा। हमारी जब ट्रेनिंग करते हैं ना, उससे पहले हम लोगों ने रखा होता है, पहले हमने प्लान करना है कि हमने ट्रेनिंग क्या करनी है, उसके बाद हमने उस प्लान के ऊपर अमल करना है। उसके बाद अब प्लान पे अमल हो गया तो उसके बाद हमने उसको रिव्यू करना है कि हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो बेसिकली सही कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हमें इंप्रूवमेंट आ रही है तो मतलब जो हमने प्लान किया था उस पर अमल किया वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो हमें अपना प्लान बदलना पड़ता है। अच्छा, ओके जी। मतलब तो वो सिचुएशन के हिसाब से चीजें जो है ना वो देखनी पड़ती हैं। अब जैसे कंपटीशन पास आ गया है तो फिर हम 3 वीक्स का प्लान बनाएंगे। ओके। अगर कंपटीशन पास नहीं है फिर हम 3 मंथ्स का भी प्लान बना सकते हैं। उसके बाद हम उसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम कंपटीशन जोन में जाएंगे। तो आप फाइका कोई ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर करें कि जिसमें आपको लगा हो कि यार ये बहुत मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन एट द एंड आपने उसको करके दिखाया। मतलब आप गई हैं, बाहर भी गई हैं कंपटीशन खेलने, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? आपको क्या लगता है कि वो वाले जो एथलीट्स हैं उनकी किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, उनको किस तरह ट्रेनिंग दी जा रही होती है जो यहाँ पर भी हमें देनी चाहिए बच्चों को या अपने एथलीट्स को? 2022 में आई थिंक नेशनल हुई थी लाहौर में। आई थिंक 2022 में हुई थी।
वो वापडा के ट्रायल देते वक्त, वापडा डिपार्टमेंट को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, ट्रायल देते वक्त मुझे रेस के दौरान इंजरी हो गई हैमस्ट्रिंग की। अच्छा। एटलीस्ट 60 मीटर मैं कवर कर चुकी थी, उसके बाद ना मेरा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो गई। मैंने बहुत मुश्किल से रेस कवर की। उसके बाद वो इवेंट भी मेरा गया, मतलब लाइक छूट गया बिल्कुल। 1-2 हफ्ते बाद ही कंपटीशन था, नेशनल थी, तो वो मेरा 1 साल वो वेस्ट हो गया। उसके बाद ना ट्रेनिंग के दौरान ऑफ सीज़न लगा रही थी, तो मेरा स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, बिल्कुल एंकल के पास होता है, बिल्कुल हल्की सी ट्रेल आती है जिससे मतलब एक्सरे में भी अक्सर शो नहीं होता। अच्छा। मतलब तब भी मेरा कंपटीशन आ रहा था नेशनल गेम्स कोयटा वाला। वो 2 साल मैंने अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा। लाइक 2 दफ़ा मतलब एक लेवल में फिट Now you होना, are back on the track. बैक यस। हाँ। मैंने अपनी मेहनत मतलब लाइक स्ट्रेस फ्रैक्चर बेशक था, लेकिन मैंने अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू रखी, हार्ड वर्क रखा, हार्ड वर्क पेज ऑफ। और कभी भी आपकी जो मेहनत है वो रायगा नहीं जाती है। फाइका की स्टोरी सुन के हमें यही हासिल होता है। तो इसलिए कभी भी आप किसी भी प्रोफेशन को ऑप्ट कर सकते हैं, वो एक्सीडेंटली हो सकता है, वो आपका इंटरेस्ट लेवल का मुताबिक भी हो सकता है, लेकिन मेहनत जो है ना उसमें आपकी दरकार होती है कि आपने मेहनत ज़रूर करनी है। फाइका रियाज हमारे साथ मौजूद थी। फाइका, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, फॉर योर कंपटीशन जो आप नेक्स्ट मंथ जा रही हैं वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने। ये टैलेंट था जिनसे आपसे मुलाकात कराई है। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आप कुछ बात करेंगे किसानों और ज़राअत के हवाले से, क्योंकि हम एक ज़रई मुल्क हैं, तो 25 करोड़ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ज़राअत से मुंसलिक है। और गुज़श्ता 1 महीने से गंदम स्कैंडल के हवाले से लाहौर ख़बरों में आ रहा है, जहाँ किसानों और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान आंख मचोली होती रही है और किसान एहतजाज कर रहे थे कि उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। और महकमा खुराक के मुताबिक किसान और प्राइवेट सेक्टर को गंदम ख़रीदारी के लिए आज़ाद कर दिया गया है। बारदाना और गंदम ख़रीदारी की जो 70 साला कहानी थी ना, वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुकी है। और सरकार का माली बोझ से बचने के लिए बारदाना ना ख़रीदने का जो फ़ैसला है ना, वो हमारे सामने आया है। बारदाना ऐप पर भी जितनी भी दी गई दरख्वास्तें थी, लाखों दरख्वास्तें थी, उनको भी रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया गया। और जो मंजूर की गई थी 1,19,000 लगभग बारदाना दरख्वास्तें, उनको भी खारिज कर दिया गया है। दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि महकमा खुराक का ये कहना है कि बारदाना ऐप को भी बंद कर दिया गया है। किसानों और प्राइवेट ख़रीदारों को गंदम की ख़रीदारी में आज़ाद कर दिया गया है। गंदम की ख़रीदारी के लिए जो नई पॉलिसी तैयार कर ली गई है, और वो पॉलिसी क्या होगी, इसके हवाले से मज़ीद बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। इमरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, हमने देखा कि जो थे किसान वोट पाकिस्तान के जो मरकज़ी सदर थे उन्होंने भी की, लेकिन ये जो नई पॉलिसी इख्तियार की गई है और बनाई गई है, तश्कील दी गई है, ये क्या फ़ायदेमंद होगी या नुकसानदेह होगी फिर से किसानों के लिए? मुनीबा, सिर्फ बहुत शुक्रिया, चूँकि हम इस मामले को 14 अप्रैल से उठाकर चल रहे हैं, और आज आपके सामने है कि 12 मई आ चुका है, और बाकायदा जो है तकरीबन 1 माह होने वाला है। हाँ जी। और 14 अप्रैल से लेकर जो है हम यही ववेला मचाते रहे कि 17 अप्रैल को जो बारदाना ऐप है उसको बंद कर दिया गया है। और उसमें जो हमने ख़बर भी ब्रेक की 17 के बाद 18-19 अप्रैल को कि 3,87,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मसूल हुई हैं, और जो हैं वो अब ये मसूल हो चुकी हैं, और इसके बाद इनकी स्क्रूटनी की जाएगी। अच्छा। फिर हमने 19 या 20 अप्रैल को फिर खबर अपनी दी कि इसमें इतनी दरख्वास्तें जो हैं वो स्क्रूटनी के बाद जो हैं वो ख़त्म कर दी गई, यानी कि 2 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें जो हैं उनको ख़ारिज कर दिया गया है, और 1,19,000 दरख्वास्तें जो हैं उनको जो है वो मान लिया गया है, और उनकी बारी अब आएगी बारदाने की। अब इन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल को बारदाना शुरू कर दिया जाएगा, 19 अप्रैल के बाद। ठीक है। 20 अप्रैल गुजर गया, 21 अप्रैल गुजर गया, पूरा अप्रैल का महीना ही गुजर गया। वो फिर आ गया बीच में बरामद होने वाली गंदम का स्कैंडल की। जैसे वो स्कैंडल जो है
वो जो ये तहकीकाती कमेटी है उसको सब मंतकी सरंजाम पे पहुंचाएगी, फिर हम बारदाना की शक्ल अपनाएंगे। अच्छा, इसके बाद सियासत हुई, थोड़ा सा पॉइंट स्कोरिंग हुई, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब का एक हुक्म आया या उन्होंने अहकाम दिए कि किसानों के हम साथ खड़े हैं, इनका फौरी तौर पर जो इस्तेसाल किया जा रहा है वो ख़त्म किया जाए और हम इनके साथ हैं, इनको फौरी तौर पर बारदाना इशू किया जाए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सऊदीया चले गए और उन्होंने बारदाना के जो गंदम इम्पोर्ट हुई थी उसके ऊपर जो कैबिनेट के जो कमेटी के सेक्रेटरी हैं उनको इसके ऊपर तहकीकाती कमेटी के ऊपर बैठाया और उन्होंने कहा फौरी तौर पर 2 दिन में रिपोर्ट दे दी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बता दिया सारा कि 13 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है वो सिरे से ही खराब आई है। सिरे से, उसमें हमने लास्ट टाइम भी किया था कि उसमें सिरे से ही खराब आई है। हाँ जी, वो आई अब वहाँ से जैसे ही खराब आई है तो फिर 23-24 लाख मैट्रिक टन गंदम तो इन्होंने बच पहले ही गई है, मंगवाई हाँ, थी हाँ। 10-10 लाख करके, तो वो तो ख़त्म हो गई, वो तो बिक बुक गई। अच्छा, वो तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि उसका तो आटा भी पिस गया होगा, क्योंकि ये मामला तो चल रहा है सितंबर अक्टूबर से, पिछले साल ठीक से है ना? चल रहा है। हाँ। सितंबर अक्टूबर से 26 सितंबर से चल रहा है। हाँ, ठीक है, 26 सितंबर से लेकर तो ये मामला अब तक चल रहा है। अब हम उस फेज में दाखिल हो गए हफ्ते वाले दिन लास्ट सैटरडे को कि एक बड़े ही आला अफसर जो हाजिर ड्यूटी हैं उनसे बैठ के बात हुई। अच्छा। भाईजान ये मामला क्या है बता दें। उन्होंने कहा हमने तो बारदाना नहीं लेना। अच्छा, हमने कहा यानी कि पिछले 20 दिन में जवाब दे देता। हमें भी दरिया में कहा चले जाओ तो हम बचा लेंगे, जिस तरह किसानों के साथ हुआ है। तो हम पिछले 20 दिन से एक ही चीज़ देते जा रहे हैं कि जी 18 दिन गुजर गए बारदाना नहीं लिया जा रहा, 19 दिन गुजर गए बारदाना नहीं लिया जा रहा। तो उसने कहा हमने तो नहीं लेना, फैसला हो चुका है। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड हमारे पास मौजूद है स्टॉक में। ओके, कितना कहता है 23 लाख 23 लाख जो उनको चाहिए थी, जितनी जो उनके पास अब ना 2 साल के लिए फूड सिक्योरिटी के तौर पे पड़ा हुआ है। वाह जी वाह, क्या बात है। क्योंकि कानून है कि आपने 5-10 लाख मैट्रिक टन सालाना फूड सिक्योरिटी के तौर पे रखना है, ताकि सूबे में कोई ऐसा कोई किल्लत ना आ जाए, कोई ऐसी मसला ना आ तो जाए कि आपको वो स्टॉक जो है होनी चाहिए स्टॉक में। ठीक है। तो मैंने कहा फिर कहते नहीं, मैंने कहा मैं फिर देने लगा। उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, आप मेरे पास आए हो, आप भाई हो, मगर आपने ये चीज़ मेरे नाम से नहीं देनी। अच्छा, अभी जो है ना वो अनाउंस नहीं करनी है। ठीक है, ये पॉलिसी हो गई है, हमने तजावीज़ बनाकर भेज दी हैं, मगर हुकूमत का स्टांस है कि हमने बारदाना नहीं खरीदना। अब तो उन्होंने आप भी बंद कर दिया, उन्होंने कह दिया कि बारदाना नहीं खरीदना किसी भी सूरत में। ठीक। तो किसानों को हम मना मनू लेंगे, थोड़ा सा बवेला मचाएंगे, ये वो। अच्छा, मैं देख रहा हूँ किसानों का वैसा जो है ना धरना देखने में भी नहीं आ रहा। कह तो रहे हैं 16 मई को उन्होंने धरना देना है गवर्नर हाउस के बाद। 20 अप्रैल का दे रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका वैसा नहीं धरना देखने में आ रहा। लेकिन देखा जाए ना, उन्होंने जब धरना दिया था फिर उसके बाद उनकी पकड़ धकड़ भी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, फिर उसके बाद इसलिए फिर हमने बहुत सारे धरने देखे हैं, मगर इस तरह का धरना ना हमें वैसा धरना देखने को नहीं आ रहा। किसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मकसद ये कहने का है कि हमने जब ये देखा कि तमाम तर सूरत हाल जो है वो गुत्थी सुलझ नहीं रही। अच्छा। तो हमने ये जो लास्ट वीकेंड गुजरा है तो उसमें हमने पूरा इसको डिग किया, प्रॉब किया, तो ये पता चला कि वाकई पॉलिसी जो है वो कैबिनेट कमेटी में चली गई है मंजूरी के लिए, और बारदाना नहीं ख़रीदना इन्होंने तजवीज़ दे दी है कि हमने 2 साल तक इसी तरह ही रखा जाए ताकि हम इसको बड़ा अच्छे तरीके से प्रॉब करें और गंदम की जो नई फसल आए, क्योंकि जाहिर बात है इस साल गंदम की भरमार है, जगह जगह गंदम पड़ी और आपका आटा अवाम के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है। ये तो मुझे लगता है अल्लाह की तरफ से हो गया है, वरना हुकूमत ने तो बिल्कुल नहीं करना था आटा सस्ता। क्रेडिट गोज टू अल्लाह। अल्लाह उसको ही कह सकते हैं। अब इसमें हुकूमत अपना पॉइंट स्कोरिंग किस तरह से कर रही है वो जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में देखे ना, नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि जी किसानों का इस्तेसाल नहीं होगा, तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल ऐसी है। विफाक में भी उनकी बैठी हुई हुकूमत, पंजाब में भी उनकी बैठी हुई है, तो फिर नहीं होना चाहिए। किसान कार्ड भी जो है वो कहा गया कि किसान कार्ड देंगे हम। अच्छा, अब देखिए राना तनवीर साहब जो है वो वफाकी वजीर हैं, उन्होंने कहा जी हम तो बारदाना दे रहे हैं। अच्छा, मुझे एक दोस्त की कॉल आ गई वीकेंड को ही ना, रात को, क्योंकि हमने तो अब दुनिया में भी चल गई खबर, हमने भी दे दी, तो अखबार में भी फाइल कर दी। तो उसने कहा जी बारदाना तो मिल रहा है। अच्छा, वो कैसे मिल रहा है? कहते वो तो कहते हैं हम 8 बोरी दे रहे हैं बारदाना। अच्छा, मैं क्या, अच्छा मैं छुप छुप के दे रहे होंगे। कहता नहीं राना तनवीर साहब को आप जानते हैं? मैं क्या बिल्कुल, वो वफाकी वजीर हैं। तो कहता वो कह रहे हैं। मैं कहा यार वो तो पास्को का कह रहे हैं ना। 1.8 मैट्रिक टन जो है गंदम, वो वज़ीर आज़म ने कहा हम जो है बारदाना जो है पास्को के जरिए देंगे, तो वो तो दे रहे हैं। इसमें तो वो झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा, बल्कि 8 बोरी तो बहुत कम है।
ज़्यादा देनी चाहिए थी। 8 बोरी में आता क्या है? 8 बोरी तो इसी तरह ही है, आपने किसान को दिया तो उसने थोड़ी सी गंदम डालकर हुकूमती खजाने में जमा करा दी, उससे पैसे लिए 39 रुपये के हिसाब से, तो वापस आ गया। मगर मकसद ये कहने का है कि 1.8 कुछ भी नहीं है। जो सूबे की गंदम थी जिसको 3900 रुपये के हिसाब से ख़रीदा जाना था, जिस पे हर दफ़ा हर साल कहा जाता है, आपको पता है कि मार्केटिंग ईयर होता है आपकी जो गंदम का कीमत होती है, जो अप्रैल की गंदम जब आती है ना, इसकी प्रोक्योरमेंट को मार्केटिंग इवेंट कहते हैं। अच्छा। कि ये आपका बहुत बड़ा माशियत का हिस्सा है। ये 1000 अरब रुपए का बिजनेस होता है, 1000 अरब रुपए का बिजनेस। देखें 4.25 लाख किसानों ने दरखास्तें जमा करवाई, जिसमें से कहा गया 1,19,085 हैं जो जिनकी दरखास्तें जो एक्सेप्ट हुई थी, जिनकी जो ज़मीन है वो 6 एकड़ के हिसाब से उनको जो है 90 मन गंदम दी जाएगी। ठीक है जी। अब ये हिसाब लगा लें कि ये 85% हैं और जो 15% हैं वो 2.25 लाख हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास बहुत बड़ी एकड़ों के हिसाब से ज़मीन है, किलो के हिसाब से ज़मीन है, तो उनको इन्होंने फ़िलहाल खारिज किया था। अब आपका ये किसान 4.25 लाख बन रहा है कागज़ों के मुताबिक, एक जो बड़ी लिखी बात है। तो ये 1000 रुपये का बिज़नेस होता है कि यहाँ से गंदम उठाई। बाज़ात ये होता है कि आपने गंदम लगाई हुई है ना, आपकी 5 एकड़ ज़मीन है, तो आपकी कोई बन जाएगी 400-550 मन गंदम। अच्छा। तो आप ये सोच के बैठे होते हैं कि इस साल मैंने ये बेटी की शादी करनी है, ये काम करना है, उसका उधार देना है, उसका ट्यूबवेल लगवाना है, उससे मैंने पैसे लिए थे वापस करने हैं। बिलीव करिए सब धरा का धरा रहेगा। ऑब्वियसली कि गंदम बिकेगी तो हमारे ये मामला सारे गंदम तो बिक रही है। हाँ। वो बिक ये रही है कि अगर आपकी गंदम जो है 10% नमी से, मॉइस्चर से कम है, यानी कि उसको पानी वाली गंदम कहा जाता है, यानी कि बारिश वाली गंदम। अच्छा। जिस तरह मियाँ चन्नू, झंग, फैसलाबाद इस तरफ ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो इसको वाइट गंदम कहा जाता है। ओके। अच्छा, ये अगर गंदम आपकी मॉइस्चर जो है थोड़ी सी है तो इसको कहा जाता है 8% से कम मॉइस्चर वाली गंदम। अच्छा, इसको वाइट गंदम कहा जाता है। ठीक है। तो ये बिक रही है आपकी औने पौने दामों में। किस तरह बड़ा? औने पौने दामों में कोई बेच रहा है 2500, कोई बेच रहा है 2400। अच्छा। उसको मिलाकर रला करके ताकि वो तो ख़राब होगी ना एक किस्म की, तो फिर वो जो लेने वाला होता है भाई, मैं तो वो अपनी मर्जी के फिर पैसे देता है। सही है। अब जो है 8% से ऊपर, यानी कि 8 से 10% के दरमियान, वो है आपकी 2800 से 2900 रुपये फी मन। ठीक है। और जो है बाकायदा तौर पर सही वाली, हाँ। पुख्ता गंदम जिसके दाने नजर आते हैं, रेड, यानी कि उसको पता लगता है कि ये दाने चीज़, उसके हाँ होते हैं ना, वो आपकी बिक रही है 3300 से लेकर 3500 तक। ठीक है। अब किसान इंतजार क्या कर रहा है कि शायद, लेकिन अब तो सारी कहानी खुल के सामने आ गई। अब किसान किस चीज का इंतजार कर रहा है? मैं आपको हफ्ते वाले की बात बता रहा हूँ। अच्छा। मार्केट रोज खुलती है ना, आज भी मार्केट ओपन हुई है, तो आज गंदम का रेट कोशिश करेंगे स्टेक होल्डर्स और कम कर दें, क्योंकि अब तो कहानी खत्म हो गई। अब तो हुकूमत ने कह दिया कि भाई हमने अपने के अलावा कोई हैंड्स अप कर लिए हैं। कोई इनके पास चाहे ये नए गवर्नर साहब आए हैं, अच्छा। उनके दरवाजे के ऊपर आ जाएं, चाहे, क्योंकि अभी तो वो गवर्नमेंट तो 2 माह 2.25 माह पुरानी हो गई है, तो उनके दरवाजे पे आ जाएं, वो कहीं पे कहें कि जी अच्छा मैं पहली दफ़ा आया हूँ तो मेरी बात ही मान लें, कोई जो आपके पास इनके पास किसानों के पास बच गई है वो निकाल लें। हाँ। अब इनका ख्याल क्या था? अंदरूनी कहानी है। अच्छा। इनका ख्याल ये था कि गंदम जो है किसान जो है वो प्राइवेट सेक्टर में बेच देंगे और गंदम जितनी रह जाएगी वो हम खरीद लेंगे। अच्छा। अभी भी इनके ख्याल में ये है कि अगर गंदम 10 से 15 लाख मैट्रिक टन गंदम रह जाती है लेकिन अगर प्राइवेट गंदम बेचते हैं किसान, तो इनको क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि वो लोग तो फिर अपनी मनमानी कीमतों से वो लेंगे। मनीबा ये देखिए, आप हुकूमत को गंदम बेच रही है आखिरी दाना। हाँ। आखिरी दाना। हाँ। 39 रुपये फी मन। हाँ। उसमें किसी की वाइट है, किसी की वो रला मिला करके 39 रुपये रही। कहाँ पता चलता है? इतनी बड़ी प्रोक्योरमेंट हो रही है। 40 लाख मैट्रिक टन की गंदम की प्रोक्योरमेंट होती है। 1000 अरब रुपए का बिजनेस होता है। ठीक है, आप वो गंदम उठाकर सरकार को कज़ा बेच रहे हैं 39 रुपये। अच्छा, आप यही गंदम जब आप प्राइवेट सेक्टर में आड़ती को, स्टॉकिस्ट को, स्टेक होल्डर को, किसी को भी बेचते हैं, तो सबसे पहले वो अपना दाना चेक करेगा
हाँ बिल्कुल क्योंकि ये ऐसे ही। प्राइवेट सेक्टर है, वो प्राइवेट उसने सेक्टर है, वो एक एक cash- दाना चेक सर करेगा। वो कैश दे रहा है ना, हाँ। तो वो डायरेक्ट कैश जब देता है तो वो कहता है भैया आपकी गंदम ठीक नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, ले जाओ। वो किसी और से ले लेगा, वो किसी और से ले लेगा, एक थोड़ी है। वो किसान तो उनके तो राब्ते होते हैं आपस में। अब कहाँ पे 3900 रुपये और कहाँ पे 2800 से लेकर 3300 रुपये तक, तो 700 800 1000 रुपये का फर्क पड़ा। ठीक है। जैसे ही ये गंदम मार्केट में आई, अभी तक ये बिक रही है। मई जून के एंड तक इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और जुलाई में चूँकि बारिशें शुरू हो जाती हैं तो फिर आपके सूबे में ये देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पे स्टॉकिस्ट ने गंदम रखी हुई है। फिर ये छापे मारेंगे ना, फिर स्टॉक किस फिर आपका आटा ऊपर जाना शुरू हो आएगी। जाएगा, फिर नहीं, फिर ये आटा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा ना। अब स्टॉकिस्ट की इस वक्त हद्दुल इम्कान कोशिश है कि जितनी भी हो सके हम स्टॉक कर लें, ना 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 ना, हम गंदम रखा ही ना पास ही न रखें, हम क्योंकि इसको बाद में फिर अंदर छापे खाते में पड़ने। अफगानिस्तान भेज दें, हम अच्छा। इसको कहीं और भेज दें। बात समझ रहे ना। ओके। देखें बिजनेसमैन तो वो होता है ना, बिजनेसमैन इंतजार नहीं करता। बिजनेसमैन कहता है ये मेरा था, ये आगे चला गया, ठीक है। मुझे जो बचे मैं अगले साल के लिए तैयारी करता हूँ। अगर उसने मेरी सोच के मुताबिक ये सोचना है कि अच्छा अब मैं इसके ऊपर पहरा दूं, तो पहरा देने वाला फंस जाएगा, क्योंकि जो खरीद रहे हैं वो हुकूमत की इस वक्त उसमें है, वो लिस्ट में रडार में आ चुके हुए हैं अच्छा। कि इनको इस तरह से पकड़ना है, क्योंकि आपका आटा देखना जंप होना है एकदम। अभी तो हुकूमत बड़ा कह रही है ना, रोटी 15 रुपए की कर दी 15 रुपए की है, कर दी हुई है। और रोटी 15 रुपए की कर दिया है। ये जी कमाल हो गया है। हमारी जो इतनी आबादी जो है वो रोटी 15 रुपए की खाएगी। जैसे ये आपकी गंदम की प्रोक्योरमेंट एक किस्म की ओपन मार्केट में ही ख़त्म होनी है ना, इतने आसान फास्ट में लोगों को बताने के लिए ये तमाम जो सारा क्राइटेरिया मुझे 28 दिन लगे हैं अच्छा। कि ये तमाम चीज़ों को सारी समझना चीज़ों को पड़ता समझने है में, कि हाँ। अगर ये गंदम जो है अब बिक रही है तो इसके आफ्टर जो Effects जो इफेक्ट्स आएंगे जो वो है क्या आ वो सकते आएंगे हैं? आपके जून जुलाई के जुलाई end के पे। बाद, हाँ, अच्छा, जब मानसून का मौसम शुरू होएगा। 100% कौन सा बंदा वो गंदम जो है किसके पास इतना बड़ा, वो एक तो सबसे बड़ी बात ये है Storage कि होगा। स्टोरेज होगा और वहाँ पे उसकी एहतियात करेगा। गंदम पड़ी तो ये इस तरह से ही गंदम बेची जा रही है कि पता ही ना चले कि आगे इसका मतलब है कि जी ये पॉलिसी बना के जो हुकूमत है वो बड़ी जिम्मा हो गई है कि भाई हमारे ऊपर अब कोई जिम्मा नहीं है, ये आपका और प्राइवेट सेक्टर का अब ये ओपन कर दिया ना, मार्केट में ओपन कर दिया। यानी कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये 70 साल कहानी थी, हाँ इसको जी, ना ये मंतकी अंजाम तक पहुंच गई है। एंड कर दिया कि अब ना इसके पीछे हमने नहीं जाना, अब ये जाने और ये जाने, हम इनको जरा जो कब तक चलेगा ये अब ये ऐसे ही अब ये चलेगा। रवायत तो डाल दी ना, अभी इसको सही करना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी इसको सही करने के लिए जाएगा, देखिए हुकूमत कहती है कि हमारे पर माली बोझ पड़ता है, हाँ जी। ये 400 से 500 अरब रुपए जो है हमारे ऊपर जो महकमा है खुराक का जो अरबों का सूद और स्टोरेज अखराजात है वो खत्म हो गए हैं। वो जारी बात है। अब उन्होंने 28 अरब रुपया लिया है कैरी फॉरवर्ड गंदम के लिए। अच्छा। ये जो इनके पास 23 लाख मेट्रिक टन गंदम पड़ी हुई है ना, इसकी 2 साल के लिए ना इन्होंने इसको जो है इसकी देखभाल करने के लिए इन्होंने 28 अरब रुपए लिए हैं। अच्छा। अब देखिए उसके ऊपर सूद ही इतना पड़ जाता है, बाद में वो 28 की बजाय 56 हो जाएगा। अभी भी किसी ने लिया है तो उसने ये सोच के लिया है कि इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। मकसद ये कहने का है कि पैसे तो वो पूरे कर देंगे, मगर जो इस वक्त किसान है वो बाकायदा तौर पर इस दफ़ा रुला है। यानी कि यहाँ तो ये 3 माह पहले ऐलान कर देते हैं भाईजान गंदम इंपोर्ट हो रही है, कोई फसल ना लगाए, सट्टा लगा ले, इनके मकई लगा ले, कोई और लगा ले, कोई और मकई फसल लगा ले, लगा मकई ले। का आटा बिकता हाँ, है, बिल्कुल मकई ऐसे ही लगा है। ले। हमारे इधर ना जो इसको इतना प्रॉब्लम आ गई, अब वो इंपोर्टर जो है इंपोर्टर करते लेकिन रहे। अब तहकीकात तो हो रही है ना, जैसे हाई कोर्ट में भी उन्होंने दरखास्त दायर की है, तो कोई फायदा होगा इसका कि नहीं होगा? देखिए मुझे बताएं कि तहकीकात में तो सबसे पहला जंप ये बजा है कि भाई हमारी तो 13 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है खराब हो गई, खराब आ गई। वो कीड़े वाली हो अब गई इसके है। बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। देखिए 36 लाख मंगवाई, 13 जो है वो बैक वो हो चली गई और खत्म हो उसमें से गई। जो उनको चाहिए थी वो मिल अब गई। उसमें से 23, अच्छा फर्ज करते हैं 13 लाख जो आई है, वो जो ये गंदम दिखा रहे हैं इतने जुड़ी हुई है, इतने तो वो Patches बने हुए उसको हैं। स्प्रे करें, उसको कुछ करें तो वो हम थोड़ी खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे हमारे पास तो इतनी वीडियोस आ रही हैं जिसकी गुवाहाटी ने गुजरात से, लिया से, जहाँ जहाँ पे इन्होंने गंदम भेजी है वो इम्पोर्टर अच्छा। से ना, अंदर खाते में उन्होंने खराब गंदम भी भेज दी हुई है, सब कुछ भेज दिया हुआ है। ये इस वक्त ये ना मार्केट में तो नहीं आ गई हुई? मैं बता क्या तो रहा पता हूँ हो कि हम क्या वही पता वाला आटा खा रहे हो। जब नमी वाली गंदम अगर सरकार खरीदे तो 3900 रुपये में जा सकती है, तो ये इतना बड़ा, ये इस वक्त मार्केट में ये इतना बड़ा बिजनेस है, किस तरह से
खत्म, ये सब कुछ इसी तरह ही हो जाता है। मतलब हम बोरियों कीड़ों की वाली गंदम भी खा रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं। यस, बंद हर पता बोरी नहीं हम क्या क्या खा क्या रहे क्या हैं। खा रहे हैं। देखिए ना, बात वही आ जाती है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इनके काबू से बाहर है, इनके हाथ में नहीं है। बस ये चाह रहे हैं कि हमारा किसी तरह ना बल्ले बल्ले हो जाए। अच्छा। और ठीक है, मैं कहता हूँ कि हम ना बल्ले इस्तकबाल बल्ले तो करते तब हैं। होगी ना कि जब आप अपनी गलती मानेंगे कि हाँ हमने इंपोर्ट करके जो गलती की है। हम इस्तकबाल करते हैं कि रोटी जो है वो किस सस्ती चीज़ हुई का? है, रोटी सस्ती हुई अच्छा, है। नहीं देखिए- वो तो है। देखिए, एक आम आदमी को अगर 4 रुपए 5 रुपए रोटी सस्ती कम मिलती मिल रही है है। आजकल के वक्त में, तो उसका जो कब वो अपना तक? बजट को देखता है उस वक्त। जून तक, जुलाई तक। देखें, अब देखिए जिस तरह ही आटे की जंप बजनी है ना, तो इनको अपनी बढ़ जानी है। तो आप वही तो कह देखें रही हूँ, आटा जंप दो महीने करेगा, तक ही सिर्फ 15 तो रुपए अभी तो रहनी है। तंदूर वाले खुद कह रहे हैं कि जी आटा सस्ता है, तो हम दे मार्केट के सकते मुताबिक। हैं। और एक और बात है, उन्होंने कल से ना, टू बी फ्रैंक, पहले नहीं था, जब तक रोटी 16 रुपए की थी, नान 20 का बिक रहा था। अच्छा, अब नान 25 का बिक रहा है क्यों? आम दुकानों पर भी। क्यों? वो वजह यही है, वो कहते हैं जी फाइन आटा तो नहीं आप हमें दे रहे हैं ना अच्छा। सस्ता, हमें ये नेगोशिएशन तो ऑफ द रैकेट ये हुई है, आप नान जो है लग्जरी आइटम है, ठीक है, ये आप बेचें ये आप जितने मर्जी की ये बेचें, बस 20 का रोटी आपने 16 25 का बेचें, तिल वाला 35 का बेचें, 45 का कुलचा 45 का बेचें, बड़े होटल में 100 रुपए का बिक रहा है, इनके जितने का मर्जी बेचें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम आपको नहीं पकड़ तकर करेंगे, जो भी होता हम होने सिर्फ दें। रोटी पे पकड़ेंगे। हम सिर्फ आपको रोटी पे पकड़ेंगे। अगर रोटी 15 रुपए की ना हुई ना, फिर वो कहता कोई मसला ही नहीं है। देखें, जब उसे नान जी 25 रुपए का भेज दो, वो 1 रुपया तो वो वहां से उसमें- निकालेगा, हाँ, उसमें कन्वर्ट वो कर उसमें लेगा। कन्वर्ट कर लेगा। अब ये हो तो लोगों के साथ बड़ा अच्छा रहा है, मगर थोड़ा सा इसको सीरियस लेना टेक्निकल भी चाहिए। है, हाँ, सीरियस ये लेना चाहिए कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक, मैं तो ये कहता हूँ जिस तरह उन्होंने अपनी नान बाई एसोसिएशन बनाई हुई है, इसी तरह इनको भी तगड़ा होना पड़ेगा। अच्छा। आपका लाहौर में कोई छोटे तंदूर नहीं है, बहुत बड़े-बड़े तंदूर हैं और हाँ और जी। हैवी तंदूर हैं, और हर इलाके में हज़ारों के हिसाब से तंदूर हैं। ये नहीं कोई सैकड़ों के हिसाब से। आप कभी एक इलाका विजिट करें, गिनना शुरू करें, आप कहेंगे हर मोहल्ले हर नुक्कड़ पर तंदूर है। ये अपना गंदम का रोला जो था ना, अप्रैल से मई तक, आखिरकार ये गुत्थी जो है सुलझी तो नहीं है, सुलझी मगर नहीं है, उसको मंतकी अंजाम तक तो फिलहाल पहुंच गई है। लेकिन ये किसान कुछ पॉलिसी ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि किसान भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम धरना भी देंगे। 16 मई को तो उन्होंने बोला है कि हम धरना देंगे, तो देखते हैं कि जनाब कि वो धरना कितना काम आता है, क्योंकि जो हुकूमत है वो तो अपने हैंड्स अप कर चुकी है, वो तो बड़ी उलझमा हो चुकी है तमाम तर चीज़ों से। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद थे, हमसे बात कर रहे थे इस प्रॉब्लम के हवाले से। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, मौसम गर्मा की शिद्दत ने ना सबको बहुत ज़्यादा मोहतात कर दिया, और फिर शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए तो वैसे ही एहतियात से डाइट लेने की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पर गर्मियों में जब दिन का ड्यूरेशन क्योंकि बढ़ जाती है और ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और नमी खून में शुगर की सतह पर मनफी असरार डाल सकती है। इसलिए अच्छी तरह से ख़ुद को हाइड्रेट रखना और नशास्तादार खानों से परहेज़ करना, और ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ा जो होती है ना, वो डायबिटीज़ के शिकार लोगों को गर्म मौसम में सेहतमंद रहने में मदद दे सकती है। और दूसरा है कि मौसम गर्म है तो फल भी इसी मुनासबत से इस मौसम में होते हैं। जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा तरबूज है, खरबूजा है, और आगे क्योंकि मैंगो सीज़न आने वाला है, तो क्या एहतियात और मिथ्स हैं जो शुगर के मरीज़ों को जिनसे बचना चाहिए, और ये मौसम कैसे गुजारना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सद्दफ़ सरवर, डॉक्टर सद्दफ़ सरवर मौजूद हैं इन स्टूडियोज़ में, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट इन ऑस्ट्रेलियन पॉलीक्लिनिक एंड डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर सद्दफ़, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सद्दफ़, सबसे पहले बताइए क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए अगर जो शुगर के पेशेंट हैं, गर्मियों में किस तरह सेहतमंद रह सकते हैं? डायबिटीज़ के पेशेंट्स को सबसे पहले तो अपने लिक्विड्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही वही है, क्योंकि अगर तो वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो ब्लड शुगर का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। और उससे फिर ज़्यादा यूरिन आता है और फिर ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने का ख़तरा होता है। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको वाटर को रिस्ट्रिक्ट करने का नहीं कहा हुआ, तो फिर आप एटलीस्ट 2 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे लेंगे।
अच्छा। ठीक है। और नंबर 2 ये है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स डैमेज होने की वजह से स्वेट ग्लैंड्स प्रॉपर्ली काम नहीं करते, और चूँकि वो प्रॉपर्ली स्वेट नहीं कर पाते तो उनका कोर टेम्परेचर जो इनसाइड बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो जाता है और उनको हीट स्ट्रोक होने का खदशा होता है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर उसका फौरी तौर पर ना कुछ किया जाए तो जान को भी ख़तरा लायक हो सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको चाहिए कि अपनी शुगर को ज़्यादा गर्म मौसम में ज़्यादा रेगुलरली चेक करें, क्योंकि हमारी बॉडी जिस तरह इंसुलिन को यूज़ करती है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। तो ये एहतियात हैं जो हमें फ़िलहाल करनी चाहिए जो शुगर के पेशेंट्स हैं। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि हाइड्रेशन का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, शुगर के पेशेंट हैं तो वो क्या खाली पानी पिए या वो जूसेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या उसके अंदर भी कुछ ऐड ऑन करके कर सकते हैं, या खाली पानी इज़ इनफ? नहीं, खाली पानी नहीं, उसमें सारे जो लिक्विड्स आएंगे दिन में, उसमें जैसे कि आप लस्सी है, दूध है, जूसेस जो हैं वो फ्रेश जूसेस जो घर में आप बनाते हैं फ्रेश फ्रूट्स के साथ वो भी शामिल हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। लेकिन उसमें फ्रुक्टोज लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या वो उनके लिए शुगर हाई नहीं कर देगा? कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनको मना किया जाता है, जिनमें बनानाज हैं, डेट्स हैं, फिग्स हैं, जैसे इंजीर, खजूर, केला और इसके अलावा मैंगोज़। बाकी फ्रूट्स जो हैं वो एटलीस्ट 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एवरी डे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को लेनी चाहिए और अपना कैलोरिक इनटेक एडजस्ट कर लेना चाहिए। इससे कोई ये बिल्कुल इजाज़त है उनको, वो ले सकते हैं। वो ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि हमें जब हमें ये सुनने को मिलता है ना कि हमारे घर में किसी को शुगर हो गई है या हमें हो गई है या हम अभी एज पे हैं, प्री डायबिटिक हैं, होने वाली है, तो हमें लगता है कि सबसे पहले हमने अपनी जो मीठी चीज़ें हैं या शुगर है हमने उसको अपनी लाइफ से या अपनी जो डेली रूटीन है डाइट से उसको एलिमिनेट करना है। क्या वाकई ये सही है कि उसको एलिमिनेट कर दें तो हमारी जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो जाती है, और भी चीज़ें हैं जिनको हमें अपनी डाइट से रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए? नहीं, और भी चीज़ें हैं। अच्छा। क्योंकि हम जो भी खाते हैं जैसा कि रोटी, चावल, वो हमारी बॉडी में जाके सबसे पहले ग्लूकोज में चेंज होता है और फिर बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। यही तो मसला है कि हमें लग रहा होता है कि शुगर सिर्फ ना मीठी चीज़ों से होता है, तो हम रोटी, चावल और ये वाली जो यूजुअली हमारे घरों में खाना बन रहा होता है हम वो खा सकते हैं, तो हम सिर्फ मीठा छोड़ दें, हम मीठे फल खाना छोड़ दें तो हमारी शुगर लेवल कंट्रोल रहेगी, और हम ये नहीं करते हैं। ऐसे नहीं करते। वो उसमें ये होता है कि हमें इतना, जिस बंदे को ये इशू हो जाए, जो कि मेरे ख्याल से हम सब लोगों को पता होना चाहिए, ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक वैल्यू है जो कि मेडिकल साइंस यूज़ करती है कि जिन फूड्स का ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई है उनको अवॉइड किया जाए और जिनका लो है वो यूज़ किया जाए। जैसा कि फॉर एग्जांपल जो मैदा है उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई है और जो होल मील है उसका कम है, तो उसका बस ये अपनी चॉइसेस को चेंज करने और उसको अपने बैलेंस में लाने की बात है। तो आजकल जैसे ये खरबूजा आया हुआ है, तरबूज है, तो क्या ये खा सकते हैं शुगर पेशेंट्स? जी बिल्कुल, उसका एक ख़ास पोर्शन होता है जो कि आपने लेना होता है, उसकी ख़ास ग्राम्स होते हैं। अगर आपने अपनी डाइट में उसको सही तरीके से इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो इट्स फाइन, आप खा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी शुगर लेवल्स को चेक करना होगा। अच्छा, लेकिन अब जैसे डायबिटिक बहुत से लोग हैं, डिफरेंट टाइप के हैं ना, टाइप 1 है या टाइप 2 है। अब टाइप 2 है कि जी जिन्होंने अपनी डाइटरी हैबिट्स जो है ना, अपने लाइफस्टाइल नहीं है तो उसकी वजह से मोटापा है, तो वो टाइप 1 है कि आपको जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है। टाइप 2 वाले जो लोग हैं वो किस तरह उसको कंट्रोल कर सकते हैं या उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपनी जो है डायबिटीज़ को, अगर वो प्री डायबिटिक हैं तो? जी बिल्कुल, उसमें यह है कि अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस चेंज करनी है। अगर उनको श्योर नहीं है कि उनको कौन सी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए तो न्यूट्रिशनिस्ट्स दे आर अवेलेबल। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जैसा कि डायबिटीज़ ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी है, उस पर आप जाके, वो पेशेंट्स के लिए बहुत इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर, वो रीड कर सकते हैं और अपना डाइट प्लान जो है ना उसके मुताबिक मैनेज कर सकते हैं। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि रेगुलर एक्सरसाइज जो कि हमारी ज़िंदगियों में बहुत कम है क्योंकि हम ज़्यादातर बैठ के काम करते हैं, उसके लिए डेली जो लोग प्री डायबिटीज़ हैं उनको चाहिए कि दिन में आधा घंटा ज़रूर उस पर लगाएं कि उन्होंने उसको फ्री करना है जस्ट फॉर द एक्सरसाइज। अच्छा,
सही। तो इस तरह वो अपने रिस्क को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़, अगर वो स्मोक कोई करता है तो अगर उसको वो क्विट कर दे तो उसका डायबिटीज़ का रिस्क बहुत कम हो जाता है। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि क्या स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी आप मतलब डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो अच्छा। हेल्दी रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है अगर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज़। ओके, मतलब अगर आप स्ट्रेस्ड भी हैं तो वो भी आपका रिस्क जो है इंक्रीज़ कर सकता है। कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी फैमिली में रन नहीं करती है डायबिटीज़ और हमें फिर भी हो गई है, तो वो ये फैक्टर्स हो सकते जी हैं। बिल्कुल, ये हो सकते उसके हैं। पीछे सही है। तो इन दोनों डायबिटीज़ में से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो कौन सी टाइप है? इसकी टाइप 1 या टाइप 2? अगर दोनों में से कोई भी अनकंट्रोल्ड होगी तो वो ख़तरनाक हो सकती है, लेकिन टाइप 1 चूँकि ज़्यादा यंग बच्चों को होती है और उस वक्त ज़्यादातर उनको डायग्नोज होता है जब वो किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कोई रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं है, तो उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इसका शिकार होते हैं और मोर्टेलिटी रेट भी इसी वजह से ज़्यादा है टाइप 1 का। लेकिन अगर इसकी अप्रोप्रिएट जो है वो स्क्रीनिंग हो जाए, ऐसे फैमिलीज़ में जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ है, ऐसे बच्चों की स्क्रीनिंग अगर कर दी जाए तो इसका रिस्क डेफिनेटली कम हो जाता है। अच्छा, दूसरा लास्टली मुझे बता दें कि नॉर्मल कितनी अगर रीडिंग आए तो वो नॉर्मल शुगर होती है एक पर्सन की? देखिए, 1 शुगर लेवल पे हम डिसाइड नहीं करते कि ये डायबिटीज़ है, लेकिन अगर फास्टिंग शुगर आपकी 120 से नीचे है तो इट्स फाइन, और रैंडम शुगर अगर आपकी 190 के अराउंड है और उससे नीचे है तो इट्स फाइन। लेकिन ये हम डिसाइड करते हैं, एक और ब्लड टेस्ट होता है जिसे HbA1c कहा जाता है, वो पिछले 3 मंथ्स का आपका बताता है। बिल्कुल, वो आपको शुगर कंट्रोल के बारे में बता देता है, तो वो भी होना चाहिए। ठीक है जी, हमारे साथ डॉक्टर सदफ सरवर मौजूद थी और हमें शुगर के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से हमें बताई थी। डॉक्टर सदफ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और किस तरह कंट्रोल करनी है डायबिटीज़, उस पर हमने बात की है। और जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं कि हमने किस तरह अपनी दर्दों से निजात हासिल करनी है। और आजकल शोल्डर पेन और मसल पुल होना बहुत ज़्यादा आम बात है, गर्मियाँ हैं और स्टिफ हो जाते हैं मसल्स, तो इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह अपनी शोल्डर पेन का जो हल है वो घर में ही ढूंढ सकते हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट जो है ना वो हम घर में कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शहजाद करीम हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियोज़ में, पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, आपको तो नहीं होता ये पट्ठों का दर्द और ये पेन, ये शोल्डर पेन वगैरह? जी, सारी दर्दें होती हैं। क्योंकि जो पेशेंट आता है सबसे पहले आपसे ये सवाल करता होगा कि हमें तो आप बताते हैं, तो आपको तो नहीं होता कि नहीं? हो तो सकता है, लेकिन अगर एहतियात नहीं हमें करेंगे चूंकि थोड़ी एहतियातें पता है तो हम वो करते रहते हैं। तो वो करते रहते हैं, इसलिए मैं गई थी ना कि जी। क्योंकि पेशेंट जो होता है ना उसके दिमाग में यही होता है कि अगर हमें बता रहे हैं तो खुद भी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो डॉक्टर्स को तो खुद पता होता है कि उन्होंने किस तरह क्या क्या करनी है, पोस्चर किस तरह का होना चाहिए, सारी चीजें जिसकी वजह से एहतियात हो सकती असल है। में डॉक्टर्स ने पेन होती देखी होती है ना, तो उनको पता होता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये तो होगा, हमारा ये हाल या होगा। हाल होगा, हाँ। बिल्कुल। तो फिर क्या करना चाहिए? आजकल जैसे शोल्डर पेन है, बाजू में बहुत ज्यादा दर्द रहती है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, मौसम का असर है? आज जो मिसकंसेप्शन में दूर करने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले कि हम सबको एक लफ्ज़ का पता है, फ्रोजन शोल्डर। हाँ जी। एक बात याद रखें, हर शोल्डर की पेन फ्रोजन शोल्डर नहीं होती। अच्छा। ये बहुत ज़रूरी है जानना। अच्छा। इसलिए कि फ्रोजन शोल्डर का इलाज लोग कहते हैं जी एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाएं हाँ। तो दर्द ठीक हो जाता है। जब फ्रोजन शोल्डर में वो फ्रोजन शोल्डर ही नहीं है तो जितने मर्जी 10 भी टीके लगाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी आपने इंजेक्शन भी लगवा लिया, हाई डोज स्टीरॉयड, दर्द फिर ठीक नहीं दर्द नहीं सही हुई। आज हम छोटी छोटी चीज़ें शेयर करेंगे कि ये फ्रोजन शोल्डर और एक दूसरी होती है रोटेटर कफ, यहाँ पे एक और मसल्स होते हैं। अच्छा। दोनों में फ़र्क क्या है? ओके। और बहुत सारा फ़र्क सवाए ट्रीटमेंट की शायद ज़रूरत ही ना पड़े, सिर्फ एक्सरसाइज और एहतियात से ठीक हो जाती है। पहली चीज़ ये कि जो फ्रोजन शोल्डर है ये आमतौर पे फीमेल्स में ज़्यादा है, अच्छा। डायबिटिक्स में ज़्यादा है, ओके। और वो लोग जिनकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा उनमें ज़्यादा है, प्लस जो लोग ज़्यादा देर बेड पे लेटे रहें किसी सर्जरी की वजह से, किसी वजह से, उनमें ज़्यादा है। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो मरीज़ है उसको कपड़े पहनने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। उससे हम पहला सवाल पूछते हैं कि क्या आप अपनी शर्ट चेंज कर सकते हैं? अच्छा। तो वो ये कहेंगे नहीं जनाब, मेरा बाजू इससे बाजू ऊपर ही नहीं जाता। ओके, इससे ऊपर नहीं जाता, लिहाजा मुझे शर्ट चेंज करने में प्रॉब्लम होती है। मुझे कोई भी चीज़ में मूवमेंट करूंगा तो मुझे शोल्डर में पेन होगी और शोल्डर मुझे लगेगा जैसे मेरा शोल्डर अड़ गया।
ये एक चीज़ है। ओके, बेशुमार लोग शोल्डर की दर्द के साथ आते हैं लेकिन उनको फ्रोजन शोल्डर नहीं होता है, ठीक है। उसमें होता ये कि इसके इर्द गिर्द मसल्स हैं, वो मसल्स बाजू का डैमेज हो जाते हैं। ये किन में डैमेज होते हैं? मसलन वो लोग जो ऊपर काम करते हैं हाथ ऊपर उठा के, जैसे अच्छा। किसी ने पेंट करना है, हाँ। अलमारी में से चीज़ें निकालनी हैं, ऊपर कोई भी काम करेंगे उससे ये दर्द बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर वो लोग जो स्पोर्ट्स करते हैं, थ्रोइंग जी, वाली काम है, throwing वाले, मुसलसल, हाँ। उससे शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर जिनको धक्का लगता है, जो गिरे पीछे से हाँ, कुछ चोट लगी, ओके। उससे दर्द शुरू हो जाएगी। तो मतलब मुख्तलिफ किस्म की दर्द है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बाजू ऊपर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, जो हाँ, नॉर्मल है, जो फ्रोजन शोल्डर की निशानी जो है, ठीक है, वो हम ये है जल्दी कि कपड़े आप में बाजू पहन पर लेता हूं। पहने हाँ, करेंगे तो इसका मतलब है कि नहीं आपको वो नहीं होगी, नहीं होगा। दर्द होगी, लेकिन तो वो फ्रोजन शोल्डर दर्द कब होगी? हाँ। उनसे हम कहते हैं जनाब क्या आप कंघी कर सकते हैं? अच्छा, कंघी में नहीं कर सकते? वो कहते हैं नहीं होगी। ओके। उनसे हम कहेंगे जनाब आप नहाते हुए पीछे साबुन लगा सकते हैं? कहते हैं हम नहीं लगा सकते। तीसरा सवाल करेंगे आप उस साइड पे करवट लेके सो सकते हैं? फिर जी नहीं सो सकते। और आखिरी सवाल कि अपनी पैंट की पिछली जेब में हाथ डाल सकते हैं? वो नहीं डाल सकते, लेकिन कपड़े चेंज कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रोजन शोल्डर नहीं है। अच्छा, अगर कपड़े चेंज कर ले हाँ तो देखे ना, तो फिर आपका फ्रोजन शोल्डर नहीं है। और देखो, अगर नहीं, बाकी एक अगर उन्हें एवरेज सिम्टम्स निशानी आ है रहे हैं कि तो अगर बाजू सीधा ऊपर करें और ना जाए हाँ, तो वो फ्रोजन शोल्डर है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का ट्रीटमेंट थोड़ा मुख्तलिफ है। अच्छा, जो फ्रोजन शोल्डर के अंदर बाजू का इसके अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, स्टीरॉइड्स वही आपने जो बताया। लेकिन हम स्टीरॉइड नहीं लगाते। अच्छा। हम स्टीरॉइड नहीं लगाते। हम क्या करते हैं, हम दोनों कामों के लिए सबसे पहले डायग्नोज कर लेते हैं प्रॉब्लम क्या है, मसल में है कि जॉइंट में है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसका हम करते हैं अल्ट्रासाउंड। ओके। अल्ट्रासाउंड करके आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि आपको दर्द किस जगह के ऊपर है। जब दर्द किसी खास पॉइंट के ऊपर है तो उसी पॉइंट के ऊपर एक इंसुलिन की नीडल लेके उसके ऊपर हम ओजोन लगा देते हैं। अच्छा, यानी हर दवा, हर जोड़ का इलाज स्टीरॉइड नहीं है। होता है, ये हम कहने की Yes. कोशिश कर रहे हैं। कि हाँ। हर जोड़ के दर्द का इलाज स्टीरॉइड नहीं है। तो स्टीरॉइड स्टीरॉइड के नहीं अपने है। साइड इफेक्ट्स भी हैं। नंबर 2, ये चीज़ें सेव रखनी चाहिए। अगर एक ट्रीटमेंट ना काम करे तो फिर दूसरा treatment। काम करे तो तीसरा। डायरेक्टली नहीं Direct जाना नहीं चाहिए। जाना हाँ, चाहिए। एंड पे, लास्ट स्टेज पे। लास्ट स्टेज का। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि ये बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारी दर्दें हम घर में कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी एक्सरसाइज से, मसलन अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें, थोड़ी सी वॉक करें। और ये जो मूवमेंट्स हैं, सुबह उठ के जो मूवमेंट्स हैं, शोल्डर की 3-4 मूवमेंट्स हैं, आप इसको अंदर बाहर करते रहें, ठीक आगे है। पीछे करते रहें। हाँ। इसके बाद इसको ये वाली मूवमेंट्स करते रहें। ओके। तो ये रनिंग में रहेंगी, तो इससे दर्द भी नहीं होगी, मसल भी डैमेज नहीं होंगे। तीसरी चीज़, जी। अगर दर्द शुरू हो गई है तो फिर क्या करें? अगर तो स्वेलिंग है, घर के टोटके बता रहा हूं। डॉक्टरी तो छोड़ चाहिए के, डॉक्टरी छोड़ के घर के टोटके बता रहा हूं। टोटके बताने शुरू हाँ, कर टोटके दिया बता आपने। रहा हूं। हाँ, तो मरीजों को हम बताते रहते हैं। हाँ। इतने पेशेंट्स आते हैं शोल्डर पेन अच्छा। के साथ, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं वही, अब मैं अगला सवाल ये करने लगी थी कि अब जैसे मैं हूँ या हम लोग हैं जिनको और कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्ट्रेस लेवल की वजह से भी हमारे शोल्डर पे पेन रहती है, जी। बहुत ज़्यादा दरमियान में या साइड्स पे रहती है, उसका क्या हाल है? उसका भी टोटका बता दें पहले, ये वाले टोटके वही बता बताने लगा हूं। हाँ। अच्छा, आप एक बेसलाइन टोटका याद रखें। हाँ। अगर किसी जगह पे स्वेलिंग फील हो रही है और वो गर्म महसूस हो रहा है, हाँ। उसके ऊपर कभी गर्म टकोर उसके ऊपर ठंडी टकोर करनी है। नहीं करनी है। ठंडी टकोर करनी ठंडी है। करनी है, जी, हाँ, वही बता रहा गरम हूं। नहीं करनी है। ठंडी करनी है। ठंडी कैसे करनी है? बर्फ ले लें, हाँ। उसको क्रश कर लें, ठीक है। उसके ऊपर शॉपर में डाल लें, ठीक है। ऊपर कपड़ा कपड़ा लपेट लपेट लें। लें। अगर आइस पैक नहीं है तो हाँ, ठीक इसी है। तरह अगर आपको महसूस हो कि अड़ गया, शोल्डर मूव नहीं कर रहा, स्वेलिंग नहीं है, अच्छा। अकड़ाव है, अकड़ा हुआ है। स्वेलिंग नहीं है, गर्म नहीं है, अकड़ाव है, उसके ऊपर आप गर्म टकोर कर सकते हैं। वो अच्छा। आपको फायदा देगी। ओके, ठीक है, ये काम करते रहे। नंबर 2, ये मूवमेंट्स का पता चले, अगर हाथ ऊपर करने से मूवमेंट दर्द होती है, कोई खास एंगल से दर्द होती है, तो उस काम को आप कुछ अरसे के लिए अवॉइड कर लें। अवॉइड करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो ये दर्दें अव्वल तो होंगी नहीं, अगर होंगी तो पहले स्टेज पे रुक जाएंगी, आगे बढ़ेंगी नहीं, और अब इसी तरह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अच्छा, दूसरा वो जो स्ट्रेस लेवल का मैं बोल रही हूँ कि उसकी वजह से भी शोल्डर पेन्स होती हैं, उसका क्या करें? उसका भी यही हाल है? उसका भी ये हाल है। अच्छा, उसमें होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से ये फाइब्रोमाइल्जियाज होते हैं, ये पीछे तो दर्द है ना, इनमें खिंचाव शुरू हो जाता है। हाँ जी। गर्दन के निचले हिस्से में खिंचाव शुरू हो जाता है। तो इसको भी इसी तरह एक छोटी सी नीडल से ट्रीट किया जा सकता है। और नीडल ऊपर लगती है, दर्द भी नहीं होती है, ना होने के बराबर। लेकिन अब देखिए, हर वक्त ये दर्द बर्दाश्त करने के बजाय अगर आप एक 3 या 4 मिनट की दर्द बर्दाश्त कर लें और बाकी ज़िंदगी सुकून में गुजर जाए, नहीं तो ये एक ही दफ़ा का ट्रीटमेंट है बस? मोस्टली 1 से 2 दफ़ा,
1 से 2 अच्छा। दफ़ा मोस्टली करते हैं। ओजोन लगाते हैं, ठीक। ये करती है कि ये मसल्स को रिलैक्स कर देती है। जहाँ पे ये ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जहाँ से पेन जनरेट होती है, जब पेन का सोर्स ही ख़त्म हो जाएगा तो पेन भी ख़त्म हो जाएगी। पेन भी खत्म हो जाएगी। और इसका मतलब कितनी ड्यूरेशन रहती है कि एक दफ़ा अगर आपने इंजेक्शन लगवाया तो उसके कितनी देर बाद जो है दूसरा इंजेक्शन लगवा सकते हम लोगों को कुछ एक आध गोली दवाई भी बता देते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी बता देते हैं, तो उसके बाद अगर ये चलता रहे तो, और ख़ासतौर पे शुगर कंट्रोल में रहे तो फिर ये बहुत अरसा चल जाता है। हैं? अच्छा, लेकिन जो हमारी घर में ख़वातीन हैं जो मतलब 50 क्रॉस कर चुकी हैं या 45 40 अबव हैं, उनकी ये बहुत ज़्यादा होती है, टांगों में दर्द, बाजू में दर्द, पट्टे उनके खिंच जाते हैं, उनके लिए भी यही इलाज है और यही एहतियात है? जी बिल्कुल यही है, लेकिन मैं एक और यहाँ पे मशवरा देना हाँ चाहूँगा। जी। मेरे पास ख़वातीन बहुत ज़्यादा आती हैं। हमारे यहाँ होता ही है कि जब कोई नई बहू आती है या बेटी होती है, वो कहती है माँ जी को कि जनाब अब आप बेड पे बैठें और खाना खाएं, और सब ज़्यादा जो होता है वो माँ बेगम को ऑर्डर जारी करता है कि मेरी माँ को तुमने अब हिलाना नहीं है। एक बात याद रखें, ये माँ के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है। अच्छा। बिल्कुल, उनको काम करने दें। हाँ, जब तक उनको उनके move जॉइंट्स करने चलते दें। रहेंगे, हाँ। उनको थोड़ा बहुत चलाते फिराते रहें, जो एक तो हेल्प करती रहेंगी, नंबर 2 उनकी शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, और नंबर 3 इनके ये जो दर्दें हैं दर्द ये है। बहुत कम होंगी। अच्छा। तो इसीलिए थोड़ी जितने बुजुर्ग हैं, चाहे वो मेल हैं या वो फीमेल हैं, अपनी मूवमेंट और एक्टिविटी ज़रूर जारी रखें। नहीं तो ये जो अंदर जो शोल्डर के अंदर एक फ्लूइड होता है, अच्छा। जिसकी वजह से ये हम शोल्डर मूव कर सकते हैं, अच्छा। लुब्रिकेशन फ्लूइड ठीक होता है। है, वो फिर खुश्क होना शुरू हो जाएगा। जब वो खुश्क हो जाएगा तो फिर जोड़ अकड़ना शुरू हो जाएगा, जब जोड़ अकड़ेगा तो फिर वो मज़ीद बंद होना शुरू हो तो जाएगा। क्या उस लुब्रिकेंट का कोई अल्टरनेट है या उसको किस तरह किया जा सकता उसको है? एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के उसकी थ्रू ही? मूवमेंट है, आप जारी रखें अच्छा। तो कुछ भी नहीं होगा। और लेकिन ऑब्वियसली अगर ये जैसे शुगर कंट्रोल में नहीं है, ज़्यादा देर लेटे रहे हैं किसी वजह से, और या कोई इंजरी बहुत ज़्यादा होगी, उससे ये डैमेज हो सकता है। लेकिन आम रूटीन में डैमेज होने का सबसे बड़ा सोर्स यही है कि आप उसकी मूवमेंट कम कर दें। वो पड़ा जैसे गाड़ी खड़ी कर दें, जितनी मर्जी महंगी गाड़ी खड़ी करें, कुछ अर्से बाद वो बंद हो जाएगी, वो चलना उसका चलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक तो डॉक्टर साहब आपने जैसे फ्रोज़न शोल्डर की बात की, दूसरा ये ड्रॉप शोल्डर्स भी आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों के भी हैं, और दूसरे बड़ों को भी मैंने देखे उनका पोस्चर नहीं सही होता तो उसकी वजह से उनके शोल्डर्स बड़े ड्रॉप हो जाते हैं। ये जिस तरह बच्चे बहुत हैवी बैक पैक अपना पहन रहे होते हैं, तो एक साइड पे उनका एक ही साइड पे पहनते हैं, तो उसकी वजह से भी उनकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो उसके लिए क्या करें? उसमें देखिए हमारी मस्कुलर एक्टिविटी नहीं है। ड्रॉप शोल्डर्स तो वैसे भी एस्थेटिकली भी ठीक नहीं हाँ, लगता ठीक कि नहीं बंदे के लगता कंधे झुके हुए हों, तो ये वैसे भी एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं लगता। झुके कंधे के साथ, जो कि आपके कंधे सीधे होने चाहिए, चेस्ट सीधी होनी चाहिए, कमर का लेवल ठीक होना चाहिए। तो उसका तरीका भी यही है कि एक शोल्डर अगर बहुत हैवी बैग है तो उसको बैलेंस करके पीछे चढ़ा लें, दोनों साइड पे उसका है। वेट, एक साइड पे मत बहने, ये तो उससे वापस ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि वेट ही इतना ज़्यादा वेट बैग इतना का। ज़्यादा, हाँ। बाकी बच्चे खेलते कूदते कम है, हाँ। उनकी एक्सरसाइज हो, अगर उनकी प्रॉपर डाइट हो तो वो ऐसा नहीं होगा, वो ठीक रहेंगे। लेकिन डाइट ठीक होना, ये जो बर्गर सैंडविच है, ये जो जंक फूड है, इससे निजात, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी रहेगी तो उसके साथ साथ हमारे पास मसल्स की स्ट्रेंथ रहेगी, मसल की स्ट्रेंथ रहेगी, तो साथ ये भी काम चलता रहेगा। अच्छा, दूसरा अगर हमें हल्की सी भी पट्टों में दर्द होती है या कंधों में दर्द होती है, हमारा यूजुअली काम होता है जी पेन किलर खा लें, वो खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? पेन किलर जो घर में छोटी मोटी पेन किलर है एक हद तक तो ठीक है, अच्छा। लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स हैं, चीज़ें याद रखें। ठीक है। मसलन अगर बुखार होना शुरू हो गया है, दर्द बढ़ना शुरू हो गई है, मूवमेंट कम होना शुरू हो गई है, स्वेलिंग शुरू हो गई है, तो फ़ौरन अपनी डॉक्टरी जो है उसको बंद करें। अच्छा, ठीक है। ज़रूरत है फिर आपको किसी professional मुस्तनद help की। डॉक्टर के पास जी, जाएं, जी, अपनी डॉक्टरी आप फ़ौरन से बंद कर बंद दें करें। अगर इस तरह के रेड फ्लैग्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं। तो हमने आज बात की है कि किस तरह अपनी शोल्डर पेन का जो है ना वो हल निकाल सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, घर में किस तरह हो सकती है, और अगर आप डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर शहजाद करीम के पास जाते हैं, तो उनके पास क्या इलाज है आप लोगों के लिए, तो उस पर बात की है। डॉक्टर शहजाद करीम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।